Hello everyone, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 7 in Alien Hand supplementary book chapter 10 an alien hand. देखिए बुक का जो नाम है वही चैप्टर का नाम है एलियन का हाथ. ठीक है, अभी चैप्टर काफ़ी लंबा है तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, स्पीडली इसको स्टार्ट करते हैं. और ये आखिरी चैप्टर है, मैंने इस बुक के पूरे चैप्टर्स के वीडियो बना दिए हैं. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं. बिफोर यू रीड से हैव यू हर्ड ऑफ द वाइकिंग मिशन टू मार्स. मतलब आपने कभी वाइकिंग मिशन जो मार्स के ऊपर हुआ था उसको कभी सुना है क्या? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस नासा वाइकिंग मिशन टू मार्स वॉज composed of two spacecraft Viking 1 and Viking 2. मतलब ये जो नासा थी उनका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. इन्होंने मार्स पर एक मिशन स्टार्ट किया था. उस मिशन में उन्होंने स्पेस क्राफ्ट भेजा था, वो थे वाइकिंग 1 and 2, ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर एंड अ लैंडर. उसमें से एक ऑर्बिटर था और एक लैंडर था. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स वर to obtain image and sample of the Martian surface and soil and search for any possible sign of life. मतलब इन्होंने वहाँ इसलिए भेजा था ताकि वहाँ पता लग सके कि वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि एक का काम था वहाँ से कुछ सैंपल को लेके आना और एक का काम था वहाँ के जो सरफेस है उस सॉइल को लेके आना, दूसरे का था इमेजेस क्लिक करना. अब वाइकिंग 1 कब लॉन्च होता है? वाइकिंग 1 वॉज लॉन्च ऑन 20 अगस्त 1975 एंड अराइव्ड एट मार्स ऑन 19 जून 1976. मतलब जो वाइकिंग 1 था वो लॉन्च हुआ था 20 अगस्त 1975 को और मार्स पे वो पहुंचा था 19 जून 1976 को. वाइकिंग 2 लॉन्च हुआ था 9 सितंबर 1975 को और वहाँ पर वो मार्स में ऑर्बिट कर रहा था 7 अगस्त 1976 को. Besides taking photographs and collecting other science data on the Martian surface the two landers conducted 3 biology experiments to look for possible sign of life. As of now, there is no clear evidence of the presence of living microorganism in the soil near the landing site. अब इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें बताई जा रही है कि वहाँ पर किसी भी साइन का नहीं मिलने का कारण तो खैर इसमें नहीं बताया, लेकिन हमें पता पड़ जाएगा. ठीक है, और वहाँ पर 2 वाइकिंग जो आपके स्पेस क्राफ्ट थे वहाँ पर लैंड हुए थे. साइंस डाटा वहाँ पर कलेक्ट हुआ था, उन्होंने पूरे डाटे को कलेक्ट किया था और बायोलॉजिकली एक्सपेरिमेंट्स भी हुआ था जिससे ये समझ में आया था कि वहाँ पर पॉसिबल है. ठीक है, लेकिन वो क्लियर एविडेंस अभी तक नहीं मिले थे. चलिए अब हम ये चैप्टर को पढ़ते हैं. चैप्टर में है टिल्लू भाई साहब जो एलियन के साथ कुछ कनेक्शन है इनका, तो इनको रीड करते हैं तभी स्टोरी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी. टिल्लू, how often have you been told not to go that way? But why does Daddy go there every day? Because that's his job, टिल्लू. अब टिल्लू जो रहता है वो मतलब अधिकतर यही बोला रहता है कि आप मुझे हमेशा उस रास्ते नहीं जाने देती और पापा तो रोज़ ही उस रास्ते में जाते हैं. लेकिन उसकी जो मम्मी से बात कर रहा था, फिर वो उसकी मम्मा रिप्लाई करती है भैया वो उनका काम है टिल्लू, इसलिए वो जाते हैं. दैट वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज. और जो रास्ते की बात चल रही थी वो एक अंडरग्राउंड पैसेज था, अंडरग्राउंड रास्ता था. Tillu's father went every day for work along that passage and every day he came back from that direction. टिल्लू के पापा रोज उस पैसेज से जाते थे और वापस भी आते थे. What lay at the end of that forbidden route? Not only Tillu but a great majority of the community would have liked to know Tillu's father was one of the select few permitted to go that way. अब क्या था कि वो जो रास्ता था वो बड़ा बैन रास्ता था, हर बंदा उसमें नहीं जा सकता था, बैन था, केयरफुली जाना रहता था वहाँ पर. और टिल्लू ही नहीं, टिल्लू के साथ की जितनी मेजॉरिटी थी, कम्युनिटी थी, वो सब जानना चाहते थे कि भाई टिल्लू के पापा वहाँ जा सकते हैं और कोई भी नहीं. उसका कारण ये था कि टिल्लू के पापा के पास कुछ परमिशंस थी जिसके कारण वो वहाँ जा सकते थे. द अबव कन्वर्सेशन इनवेरिएबली का मतलब होता है ऑलवेज. ठीक है, अब क्या था, टिल्लू के जो पापा थे वो हमेशा टुक प्लेस बिटवीन टिल्लू एंड हिज मदर व्हेन एवर ही इंसिस्ट ऑन फॉलोइंग हिज फादर. अब हमेशा वो सुनते थे अपनी टिल्लू और उसकी मम्मी के बीच जो कन्वर्सेशन हो रहा है, इन सब चीज़ों को अधिकतर सुना करते थे. अब क्या होता है, टुडे However was different. टिल्लू फादर was enjoying a siesta at home. अब टिल्लू के पापा ना एक दिन
घर पर क्या करते, एंजॉय कर रहे थे। सिस्टर का मतलब होता है शॉर्ट नैप, मतलब कि वो नींद ले रहे थे, झपकी ले रहे थे, आराम कर रहे थे। एंड टिल्लू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड देन इवेडिंग इट मीन्स स्कैप, बच के निकल जाना। His watchful mother's eyes, टिल्लू met his way to the forbidden passage। और टिल्लू ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि मेरे पापा आराम कर रहे हैं। धीरे से उसने अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड निकाला और अपनी मम्मी की आंखों से बचते हुए, स्कैप होते हुए वो चला गया उसी फॉरबिडन पैसेज पे जो बैंड था। अ मेटल डोर बैरिड हिज एंट्री। बैड का मतलब होता है क्लोज, मतलब मेटल का डोर वहाँ पर लगा हुआ था, उसने उसकी एंट्री को रोक दिया। बट Tillu had watched his father slip the magic card into a slot. He did the same and the door opened noiselessly. अब क्या हुआ, टिल्लू ने अपने पापा को देखा है कि वो कार्ड कैसे लगाते हैं और फिर डोर ओपन हो जाता है, तो उसने भी सेम वैसे ही किया, कार्ड को लगाया और डोर ओपन हो गया बिल्कुल बिना आवाज़ किए। A well lit passage seemed be beckon him, है ना। वेल lit का मतलब होता है अच्छा उजाला भरा रास्ता, मतलब वहाँ पे लाइट्स है। बैकन का मतलब होता है इनवाइट, मतलब वो जब दरवाज़ा खुला और जो लाइट्स चल रही थी ऐसा लग रहा था कि उसका वेलकम किया जा रहा है, ठीक है। स्नैचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल, उसने फिर वो कार्ड को स्नैच कर लिया और दूसरी वॉल के लिए यूज़ करना था उसे। टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च along a gentle upward slope for the passage led from the underground habitat to the surface of the planet। अब क्या था, ये जो टिल्लू था ये मार्स पे रहता था, मार्स जैसे प्लेनेट पे रहता था और वहाँ सरफेस में नहीं रहते थे। इसकी फैमिली और बहुत सारे जो लोग थे वो उस सरफेस के नीचे अंडरग्राउंड रहा करते थे। और टिल्लू आज मार्स के मतलब सरफेस पे जाने की प्लानिंग करके बैठा था, क्योंकि सरफेस पे जाने की जो परमिशन थी सिर्फ उसके पापा को थी, बाकी जो पूरी उनकी कम्युनिटी थी वो नीचे ही रहा करती थी। टिल्लू लुक फॉरवर्ड टू सीइंग द सन, टिल्लू सोच रहा था आज तो मैं सरफेस पे जाऊँगा तो मुझे वहाँ पे या तो दिन होगी तो सूरज देखने को मिल जाएगा, रात होगी तो तारे देखने के लिए मिल जाएंगे। बट अलास दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन नहीं हो पाया जो वो सोच रहा था। टिल्लू हैड अंडरस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट, इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस ऑलरेडी डिटेक्टेड एंड फोटोग्राफ्ड द स्मॉल इंट्रूडर मीन्स क्रिमिनल। अब टिल्लू को तो पता ही नहीं पड़ा, टिल्लू का क्या हुआ, सिक्योरिटी गार्ड जो थी वहाँ की मैकेनिकल डिवाइसेस थी, उन्होंने उसका फ़ोटो खींच लिया और उस क्रिमिनल का फ़ोटो खींच के क्या करते हैं वो लोग, सेंड हिज पिक्चर टू द सेंट्रल ब्यूरो वेयर इट वाज थॉरली चेक्ड, सेंट्रल ब्यूरो के पास भेज देते हैं जो मशीन्स थी और फिर उसका चेकिंग होता है। एंड बिफोर ही हैड एडवांस 10 paces a strong hand fell heavily on his shoulder। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलने वाला था एक भारी भरकम हाथ उसके कंधे पर आकर रुक गया। जेंटली बट फर्मली ही वॉज एस्कॉर्टेड बाई द, अब वो हाथ एकदम ऐसे ज़ोर से आके उसके कंधे के ऊपर जकड़ा टाइप कर रहा कि वो भी कंफ्यूज हो गया कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। सिक्योरिटी स्टाफ बैक होम टू एन एनेक्सियस एंड एंग्री मदर। और फिर उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने उसको उठाया और उसके घर पे जहाँ उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा चिंता में थी, गुस्से में थी, एनेक्सियस मतलब उत्सुक थी, उनके पास छोड़ दिया। While he was being scolded, he received help from an unexpected quarter। मतलब उसको ऐसा लग रहा था अब तो मेरी गई, क्योंकि मेरी मम्मी चिल्लाएगी, उसके बाद मेरे पापा मेरे ऊपर, बाप रे क्या होगा। लेकिन कुछ अलग ही होता है, उसके पापा उसके ऊपर दया दिखा देते हैं, क्वार्टर मर्सी दया दिखा देते हैं। लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग said his father who had just caught up, if he is properly briefed he will not do such a thing again। he started to explain। उसके पापा उठ चुके थे, उसके पापा ने कहा डार्लिंग रुको मुझे समझाने, तो यदि मैं इसको प्रॉपरली सारी चीज़ें बता दूंगा ना तो ये दोबारा वहाँ ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं करेगा। लिसन टिल्लू सुनो, I work on a surface where an ordinary person cannot survive because the air is too thin to breathe and where the temperature is so low that you would freeze to death। उसने समझाया टिल्लू बेटा जहाँ मैं काम करता हूँ साधारण जगह नहीं है और हर कोई साधारण बंदा वहाँ जा भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ की जो एयर है बहुत थिन है, वहाँ सांस लेने में कठिनाई होगी आपको, टेम्परेचर बहुत लो है। यदि आप बिना किसी इक्विपमेंट के वहाँ जाते हो तो आप तो फ्रीज हो जाओगे, जम जाओगे, मर जाओगे। डैडी how do you manage to survive? Because I go well equipped in a special suit with a reservoir of oxygen. I can keep warm and my boot are specially designed to make it easy for me to walk on the surface. What's more, I have been trained to survive and work on the surface।
लेकिन वो बोलते हैं डैडी आप कैसे मैनेज करते हो, जब कोई जा नहीं सकता बोलते हो। तो फिर उसके डैडी बोलते क्योंकि जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरे पास स्पेशल सूट होता है, इक्विपमेंट्स रहते हैं, मुझे ऑक्सीजन भी मेरे पास रहती है, रिजर्वियर रहता है, रिजर्व मतलब ऑक्सीजन रहती है उनके पास में। आई कैन कि वो मैं अपने शरीर को गर्म रख सकता हूँ, मेरे जूते स्पेशली उसी तरीके से डिज़ाइन हुए रहते हैं जिसके कारण मैं आसानी से सरफेस पे चल सकता हूँ। और इससे भी ज़्यादा ये है कि मुझे वहाँ जाने के लिए, सरफेस पे जाने के लिए ट्रेन किया गया है भाई। Sorry, there was a time when our forefathers it means पूर्वज, lived on the surface quite naturally. Indeed, they did so for millions of years. But time changed. The very sun which had provided us with the sustenance turned hostile. Sustenance it means support, nourishment. Hostile मतलब unfriendly. It changed only slightly, but the change was sufficient to upset the balance of nature on this planet. अब वो बताते हैं कि एक समय था जब हमारे पूर्वज सरफेस पे रहा करते थे नेचुरली तरीके से, कुछ ये आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं रहती थी। इंडीड दैट मतलब वो कई मिलियंस ईयर सरफेस पे रहे हैं भाई, लेकिन समय धीरे धीरे बदलता गया। जो सन था उन्होंने भी क्या किया, अपना सपोर्ट कम कर दिया, हमारे साथ अनफ्रेंडली हो गए। तो इस तरीके की जो चेंजेस आए धीरे धीरे ना, इस वजह से हमारा जो नेचर का बैलेंस था प्लैनेट के ऊपर वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। फर्स्ट सबसे पहले डिस्टर्ब हुआ तो क्या हुआ, फर्स्ट द बर्ड्स बिकेन एक्सटिंक्ट, द एनिमल्स फॉलोड, द फिश कुड नॉट बेयर इट एनिमल ईदर, we managed to survive only because of our superior technology, but we were forced to live underground under artificial conditions. सबसे पहले तो चिड़िया ख़त्म हो गई उस सरफेस से चेंजेस के कारण, दूसरा एनिमल्स भी मर गए, तीसरा फिश थी वो भी मर गई क्योंकि वो सहन नहीं कर पाई जो क्लाइमेट चेंज हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अब फिर हमारे पास जो सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी इसकी मदद से हमको अंडरग्राउंड आर्टिफिशियल कंडीशन में रहना पड़ा, क्योंकि हम भी यदि वहाँ पर रहते अभी तो हम मर चुके रहते। हम जिंदा इसी वजह से क्योंकि हम अंडरग्राउंड है और हमारे पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। थैंक्स टू सोलार एनर्जी, वो बोलते हैं सोलार एनर्जी को हमें धन्यवाद देना चाहिए। वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आर लाइफ कंफर्टेबल, है ना, उसकी वजह से हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल जी रहे हैं, सफिशिएंट पावर हमको मिल रही है। बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल must always be in good working condition. Some of them are on the surface. I belong to the team whose responsibility it is to keep watch on them and to service them. अब वो उसे बताते हैं कि इन मशीनों की वजह से ही तो हम बहुत अच्छी कंडीशन में हैं और ये मशीन अच्छे से काम करे इसके लिए हमारी टीम डिवाइडेड है। कुछ मशीन है जो हमने सरफेस पे लगा रखी हैं जिसे मैं देखने जाता हूँ, और कुछ मशीन है जो अंडरग्राउंड है, लेकिन सबको हमें सर्विस देनी पड़ती है, मतलब टाइम टाइम पे उनको चेक करना पड़ता है कुछ गड़बड़ी तो नहीं आ गई है, तो इनके लिए कुछ लोगों को ट्रेंड किया गया है। डैडी कैन आई ज्वाइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप? Of course, if you want to, said his father, but for that you must be a good boy and do as your parents tell you. His mother had as usual last words. अब वो बोलता है डैडी क्या मैं बड़ा होकर इसे ज्वाइन कर सकता हूँ क्या आपकी टीम को? वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं। लेकिन उसकी मम्मी पीछे से बोलती है इन सबको करने के लिए तुम्हें सबसे पहले तो अच्छा लड़का बनना पड़ेगा और अपने मम्मी पापा की बात सुननी पड़ेगी। हमेशा उसकी मम्मी तो ऐसे बोला ही करती थी क्योंकि वो शरारती था, क्यूरियोसिटी थी उसमें बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट डे व्हेन टिल्लू's father went to work, he found the control room full of excitement. People were crowded round the big TV screen. It showed a dot in an otherwise clear background. अब दूसरे दिन जब टिल्लू के पापा वर्क करने के लिए जाते हैं कंट्रोल रूम में, वो देखते हैं इतने सारे लोग एक्साइटमेंट में हैं, भीड़ लगी हुई है और सभी लोग बड़ी टीवी की तरफ देख रहे हैं। उसमें वो क्या देख रहे थे? उसमें वो देख रहे थे कि तो डॉट दिख रहे हैं उनको बैकग्राउंड में क्लियर। इट इज़ नॉट ए स्टार फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजिशन। अब वहाँ पे बातें चल रही थी क्या ये तारा है क्या अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है क्या? और कंप्यूटर हैज़ गिवन अ ट्रैजेक्ट्री मीन्स वे फॉर दिस थिंग। हमारा कंप्यूटर मतलब इन सब चीज़ों को हमें बता रहा है। इट्स हेडिंग टुवर्ड अर्थ, द सुपीरियर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन। अब क्या होता है कि जब दिन रात काम करना रहता है तो शिफ्ट वाइज नौकरी करनी पड़ती है। तो जो लास्ट शिफ्ट के बंदे थे सुपरवाइज़र थे, उन सुपरवाइज़र्स ने वो सारी चीज़ें बताई
कि कुछ दो चीज़ें हैं जो हमारी तरफ आ रही हैं। स्पेस क्राफ्ट, टिल्लू के पापा ने कहा स्पेस क्राफ्ट ठीक है। बाय नाउ ही वॉज ज्वाइन बाय हिज टीममेट्स ऑन द न्यू शिप। फिर उसके बाद उन्होंने नई शिप के मेंबर के साथ ज्वाइन कर लिया। सो वी थिंक बट इट नीड्स वॉच। अब वो लोग बोल रहे थे ऐसा लग रहा है, लेकिन चलो देखते हैं एक्चुअली में वो है क्या, ठीक है। लेकिन टिल्लू के फादर ने सबसे पहले यही चीज़ बोली थी, क्या वो स्पेस क्राफ्ट है? अ स्पेस क्राफ्ट वेयर फ्रॉम, कहाँ से आई स्पेस क्राफ्ट? द सोलर सिस्टम वॉज नॉट नोन टू हैव एनी लाइफ एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर प्लैनेट। सोलर सिस्टम में इस प्लैनेट में लाइफ है, ये तो किसी को पता ही नहीं है कहाँ से आया वो स्पेस क्राफ्ट। टिल्लू's father recalled the ancient day recorded in the archives at the Central Bureau when their ancestor had to well-developed a space program and had searched the solar system with manned and unmanned spacecraft and found that they were indeed alone. क्योंकि पुराने समय पे क्या हुआ था, जो उनका सेंट्रल ब्यूरो था उन्होंने यहाँ पर पता लगाया था अपने प्रोग्राम के थ्रू कि ज़िंदा आदमी, मतलब आदमी और बिना आदमी के यहाँ पर उन्होंने स्पेस क्राफ्ट को छोड़ा था सोलर सिस्टम में। और अब क्या है, क्योंकि इसी सब चीज़ों की वजह से तो वो आज सुरक्षित रह पा रहे हैं, क्योंकि इस सब चीज़ों का प्रैक्टिकल पहले से हो चुका है, कहाँ जीवन है कहाँ नहीं है। नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज एंड अंडरग्राउंड लाइफ, अब अंडरग्राउंड लाइफ में एनर्जी की शॉर्टेज होने लगी। दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम, उनके पास कोई स्पेस प्रोग्राम नहीं था। दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वेंटेज पॉइंट, मतलब इम्पोर्टेंटली का मतलब होता है बेबसी से वो उस प्लेस को देख रहे थे। जब जो प्लेस दूर से दिखता है ना उसको देख रहे थे। वो आर दिस स्ट्रेंजर, उनको डर लग रहा था कि एक्चुअली में ये कौन से स्ट्रेंजर से जो हमारे प्लेनेट पे आ गए, ठीक है। अब बाहर तो निकल नहीं सकते थे। दे ऑल आर इन अंडरग्राउंड। द कॉन्फ्रेंस रूम इन द सेंट्रल ब्यूरो वॉज सो क्वाइट दैट एन आउटसाइडर वुड हैव थॉट इट वॉज एम्प्टी। अब जो कॉन्फ्रेंस रूम था सेंट्रल ब्यूरो का, वहाँ पर पूरी शांति थी। फिर वहाँ पर पता लगता है, मैसेज आता है कि ये जो स्पेस क्राफ्ट आए ये तो खाली है, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसमें आदमी आते हैं, एक होता है जो बिना आदमी के आता है। Far from it, it was full of capacity, but the members of the Central Committee were unusually quiet. They knew that the President was going to make a momentous announcement. अब क्या था कि वो लोग सब शांत थे, है ना। सेंट्रल ब्यूरो के जो भी कमेटी के मेंबर थे सब बिल्कुल शांत थे, क्योंकि ये जो चीज़ हो रही थी कुछ अटपटी सी लग रही थी उनको। तो उन्होंने सोचा कि प्रेसिडेंट जो भी हमको इम्पोर्टेंस मैसेज या अनाउंस करेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। सब अपने दिमाग से नहीं करते थे, उनके जो हेड होते थे, जो उनके ग्रुप्स होते थे, उनके अकॉर्डिंग काम होता था। कलेक्ट्स, अब वो बोलते हैं कलीग्स, आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट। जैसे कि मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं कि वहाँ क्या है, कैसे आए हैं, तो मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ। वाइल आई स्पीक देयर मे बी चेंज इन द सिचुएशन। द प्रेसिडेंट पॉज टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर एंड देन कंटिन्यू, ठीक है। जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उसकी सिचुएशन के बारे में सब कुछ बताया कि जो बाहर आया है स्पेस क्राफ्ट उसकी क्या सिचुएशन है, और आप कंटिन्यू, मतलब प्रेसिडेंट जो रहते हैं वो पेपर दिखा के कंटिन्यू बात करते रहते हैं। टू स्पेस क्राफ्ट आर अप्रोचिंग अस, वन इज इन फैक्ट ऑर्बिटिंग आर प्लेनेट। मतलब उन्होंने बताया कि दो स्पेस क्राफ्ट हैं जो हमारी तरफ आए हैं, उसमें से एक ऑर्बिट कर रहा है और दूसरा फ़ोटो खींचेगा। दो प्रकार के थे, वाइकिंग में मैंने आपको बताया था। वी गैस दैट दे आर कमिंग फ्रॉम आर नेबरिंग प्लानट। उनको ऐसा लगता है कि ये जो स्पेस क्राफ्ट थे वो पड़ोस के प्लानट से आए हैं। हाउ शुड वी रिएक्ट? नंबर 1 योर वाइस व्यू प्लीज़। अब वो प्रेसिडेंट थे, वो एक नंबर 1 के जो थे बंदे, मतलब वहाँ पे रहते नंबर 1 नंबर 2, उनसे सजेशंस लिए जाते थे। तो नंबर 1 से उन्होंने कहा चलो भाई आप अपना व्यू बताओ कि क्या ये जो मैं बोल रहा हूँ वो करेक्ट है, नेबरिंग प्लानट से है, ये जो कुछ भी है क्वेश्चंस पूछे तो उसका व्यू पूछ रहा था वो। तो नंबर 1 बोलता है वॉज इन चार्ज ऑफ डिफेंस। मतलब जो नंबर 1 था वो एक्चुअली में था कौन? वो डिफेंस का हेड था। He was known for his courage and wisdom. Sir, if we wish, we can totally destroy this spacecraft with our missiles. वो बोलता है कि सर हम लोग जानते हैं, मतलब वो जो बंदा था ना वो करेज और विजडम के लिए जाना जाता था। तो वो बोलता है कि अगर हम चाहें तो इस स्पेसक्राफ्ट को मिसाइल से तुरंत डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट दैट वोंट मेक अस एनी वाइजर। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर इट मीन्स इंस्पेक्ट, समझ these craft unoperationable in space, but
बट शुड दे लैंड वी कैन रेंडर दैम इनएफेक्टिव एनी टाइम वी चूज़। अब वो बोलता है कि सर हमको बर्बाद तो कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बुद्धिमानी नहीं होगी, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उनको समझ पाएँ बहुत अच्छे से, ठीक है, और हम उन्हें इनएफेक्टिव कर सकते हैं। आर रिपोर्ट से दैट दे डू नॉट कंटेन लिविंग बींग्स दैन ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट। और वो बताया कि मतलब अपने पास जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया कि लिविंग बींग्स इसमें है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। नंबर 2, योर ओपिनियन प्लीज़। द प्रेसिडेंट आज द साइंटिस्ट ऑन द कमिटी। अब कमिटी के जो साइंटिस्ट थे वो थे नंबर 2, और प्रेसिडेंट बोलते अब तुम अपना ओपिनियन दो भाई। आई रिकमेंडेड नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन सिंस वी डोंट नो द पावर ऑफ द सेंटर ऑफ दीज। अब वो थोड़ा अक्लमंद था। वो बोलता है spacecraft and we are still in the dark about their intentions. It is wise not to reveal our existence. अब वो बोलता है कि भाई मैं ये सोचता हूँ कि हमें तो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो सेंडर्स हैं ये कितने ताकतवर हैं भी कि नहीं है, आखिर इनका इरादा क्या है, इंटेंशंस क्या हैं इनके, इसीलिए। और ये जो मतलब अपनी बुद्धिमानी को शो भी नहीं कर रहे हैं। इफ़ वी डिस्ट्रॉय दिस स्पेसशिप्स और रेंडर दैम इनएफेक्टिव वी माइट रिवेल आवर एक्सिस्टेंस। मतलब वो बोल रहा है यदि हम उसको इनएफेक्टिव भी करते हैं या उनको डिस्ट्रॉय भी करते हैं तो वो जो जहाँ से आए हैं उनको तो पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई तो रहता है, मतलब हमारे बारे में तो बातें लीक हो जाएंगी। यदि हम चुप रहेंगे तो कुछ लीक नहीं होगा, और यदि हम कुछ हरकत करेंगे तो हमको सब जान जाएंगे। The president looked at the number 3, a social scientist. He really agreed with number 2, but this was one of those rare occasions when he did. अब वो प्रेसिडेंट तीसरे नंबर के बंदे से पूछता है जो सोशल साइंटिस्ट है, भैया बताओ, अब तुम बताओ अपना ओपिनियन। तो वो हालांकि कभी भी नंबर 2 से एग्री नहीं हुआ करता था, लेकिन वो इस बार एग्री हुआ। वो बोला कि नंबर 2 जो बोल रहा है इट्स राइट, सही है। आई एग्री विथ नंबर 2, इनफैक्ट आई विल गो सो एज फार टू से that we keep our surface activity to the minimum, thus creating the impression that there is no life on this planet. अब वो बोल रहा है कि हमको अपनी एक्टिविटी एकदम कम से कम करनी है यहाँ पर, ताकि उनको ये शो हो, ये पता लगे कि यहाँ पर कोई लाइफ संभव नहीं है, कोई लाइफ है ही नहीं। फॉर्चुनेटली आवर सरफेस कंडीशन डू गिव दैट इम्प्रेशन। और हमारी सरफेस में ऐसे इम्प्रेशन तो मिल रहा है क्योंकि हम तो अंडरग्राउंड रह रहे हैं ना। Before the president could speak, his personal telephone rang. He lifted the receiver and listened quietly for a minute. अब वो प्रेसिडेंट के पास उतने टाइम किसी का फ़ोन आ जाता है, वो बात करने लगता है और कम से कम 1 मिनट उसको लग जाता है उस कॉल को अटेंड करके सुनने में। Colleagues, he announced the first spacecraft has landed. अब वो बता, अब वो लैंड हो गया। फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट जो था, जो हमारी तरफ आ रहा था, वो लैंड हो गया क्योंकि फ़ोन पे आई थी इन्फॉर्मेशन। वॉज रेड लेटर डे इन टिल्लू लाइफ, और टिल्लू के जीवन में रेड लेटर डे था, द डे ही वॉज वेटिंग फॉर, जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। फॉर हिज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम टू द, अब क्या होता है, कंट्रोल रूम। अब उसके पापा उसको भी कंट्रोल रूम लेके जाए रहते हैं। फ्रॉम हेयर ही कुड सी द एलियन स्पेसक्राफ्ट ऑन हिज टीवी। अब टीवी स्क्रीन पे एलियन स्पेसक्राफ्ट उसको दिख जाता है, दिख सकते थे। What a funny looking thing, Daddy. What does it contain? टिल्लू, बाप रे ये किसके बने रहते हैं डैडी, कितने फनी लग रहे हैं, मजाकिया लग रहा है। उसको तो आश्चर्य लग रहा था देखकर। टिल्लू पूछता है, इस फादर शोक हिज हेड, उसके पापा तो टेंशन में थे तो अपने सारे लाते हैं। कैन नॉट से फॉर श्योर, हम नहीं कह सकते। वी आर ओनली अलाउड टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम फार, बट वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट्स एंड कैन एक्सरसाइज आवर पावर इफ इट इज़ अप टू एनी मिस्चीफ। उसके पापा बोलते हैं कि भाई मैं इनको सिर्फ दूर से ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ, इनको कुछ नहीं कर सकता, कंट्रोल भी कर सकता हूँ क्योंकि हमारे पास इतने पावर है। अगर ये कुछ भी प्लेनेट के ऊपर सरफेस पे मस्ती करेंगे या कुछ गड़बड़ करेंगे तो मैं इनके पार्ट्स को वहीं पे स्टॉप कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। पॉइंटेड टू एन इम्प्रेसिव पैनल विद सेवरल कलर्ड बटन ऑन इट, टिल्लू लुक्ड एट देम विस्टफुल। और फिर वो अपने बेटे को एक इम्प्रेसिव पैनल दिखाता है, उसमें कलरफुल बटन्स रहते हैं कि इनके थ्रू मैं इनकी एक्टिविटी को बंद कर सकता हूँ। तो टिल्लू उसको देख के एकदम, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं ही कर लूँ क्या, कुछ मज़ा आ जाएगा, ऐसा वाला था। लुक इट्स अप टू समथिंग डैडी, टिल्लू सडनली नोटेड सम मोमेंट इन द स्पेसक्राफ्ट, अदर्स इन द कंट्रोल रूम सा इट टू, ऑल आइज वर नाउ ग्लूड टू द स्क्रीन। अब वो बोलता है ऊपर देखो कुछ मूवमेंट हो रहा है स्पेसक्राफ्ट पे, सभी लोग का शक्ल
एकदम उतरी हुई होती है और एकदम ग्लूड आई से वो ऊपर की तरफ देखने लगते हैं स्क्रीन के ऊपर। अ मैकेनिकल हैंड वॉज अमर्जिंग फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट के अंदर से दो हैंड निकलते, मैकेनिकल हैंड। इट वॉज अप्रोचिंग द सरफेस ऑफ द प्लानट, इट बैंड एंड टच द सॉइल। वो ये देखते हैं स्क्रीन पे कि जो हाथ निकले हैं उस पर क्या था वो उनका स्पेस क्राफ्ट से जो हैंड निकले हैं, वो हैंड नीचे की तरफ झुक के सॉइल को टच कर रहा है। What was it up to? People crowded toward the screen for closer look. अब लोग तो डर गए और वो स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल करीब जाके देखने लगे एक्चुअली में वो कर क्या रहा है। The telescopic lens of the TV camera zoomed into the tip of the mechanical hand. और मैकेनिकल हैंड को जो कैमरा जो था उसको जूम कर दिया जाता है, अच्छे से देखा जाता है कि वो क्या कर रहा है। टिल्लू was staring at the control panel and its attractive button. वो टिल्लू का ध्यान तो कहीं और था, मस्तीखोर था, वो कंट्रोल पैनल को देख रहा था और बटन्स को घूर रहा था कि अट्रैक्टिव बटन्स का मैं क्या कर दूँ। एन इररेसिस्टिबल मतलब अनियंत्रित डिज़ायर गॉट होल्ड of him to press the most prominent of all button, the red one he moved. अब क्या होता है, उसका ध्यान तो बटन्स पे था, उसने तुरंत रेड बटन को दबा दिया और वहाँ से खसका दिया। वो श्रिल विसिल और वहाँ से कर्कश मतलब कहते हैं ना अलार्म बज गया, वो अलार्म बजा एंड टिल्लू फाउंड हिमसेल्फ द सेंटर ऑफ अटेंशन। और जितने लोग थे ना उसने अपने आप को पाया कि सभी लोग टीवी स्क्रीन को छोड़कर मुझे देख रहे हैं। ठीक है, डर गया वो। His father pulled him away roughly. उसके पापा ने उसे रफली वहाँ से हटाया and restored the red button to neutral position, but the damage was done. और उसके पापा ने फिर से उसको न्यूट्रल पोजीशन में डाला, मतलब वो रेड बटन को रिस्टोर किया। और लेकिन इससे पहले तो नुकसान हो चुका था। कर तो दिए, उसके पापा माहिर थे इन सब चीज़ों में। The mechanical hand from the spacecraft ceased to work. और इतने में वो जो मैकेनिकल हैंड था स्पेस क्राफ्ट का वो काम करना बंद कर दे, क्योंकि ये भाई साहब ने कंट्रोल कर लिया था। At the press conference held by NASA, scientist was briefing the world press. अब उसी टाइम नासा में क्या चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, साइंटिस्ट के ब्रीफ कर रहे थे और ये यहाँ पर इनका काम करना बंद कर दिया। तो देखो क्या बातें होती हैं। Everything has been going on smoothly with the Viking mission. There is a small hitch मतलब खराबी। वो लोग बता रहे थे कि भाई बढ़िया से स्मूथ से काम चल रहा था वाइकिंग मिशन का, लेकिन कुछ खराबी आ गई है। द मैकेनिकल हैंड विच वॉज टू टेक आउट द मार्शियन सॉइल ऑफ द एग्जामिनेशन हैज़ डेवलप्ड अ मेलफंक्शन। मतलब वो बता रहे थे कि प्रेस वाले कि भाई बस वो मार्स पे पहुंचे ये स्पेस क्राफ्ट और वहाँ से मिट्टी खोद के ला ही रहा था कि उसके हाथ काम करना बंद कर दिए। वी डोंट नो द कॉज बट द टेक्निकल एंड कॉन्फिडेंट दे विल शॉर्ट इट आउट। वो बताए कि हाँ मुझे नहीं पता कि मतलब ऐसा कैसे हो गया, लेकिन हाँ कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, प्रेस वाले बोल रहे थे कि हम लोगों को पूरी उम्मीद है भाई कि वो लोग इस चीज़ को शॉर्ट आउट कर लेंगे। ये हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स देयर वॉज अनदर प्रेस रिलीज फ्रॉम नासा। नासा ने फिर दूसरी प्रेस को रिलीज़ किया, मतलब फिर से कुछ हलचल हुई वहाँ पर। द मैकेनिकल हैंड इज़ वर्किंग अगेन थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ अ टेक्नीशियन। अब वो बताते हैं कि हमारे जो टेक्नीशियंस हैं उनको हम थैंक यू बोलते हैं, भाई उन्होंने इतना एफर्ट्स लगाया कि जो मैकेनिकल हैंड काम करना बंद कर दिए थे वो काम करने लगे। लेकिन एक्चुअली में काम वो कैसे करने लगे, क्योंकि उसके पापा ने बटन को ठीक कर दिया था। सॉइल सैम्पल्स आर बीइंग कलेक्टेड एंड एग्जामिन। अब वहाँ पे सॉइल सैंपल को लाया गया, कलेक्ट किया, एग्जामिन किया। सून वी विल नो द आंसर टू द क्वेश्चन वेदर देयर इज़ लाइफ और मार्स। और फिर जल्दी हमको वहाँ पर आंसर मिल जाएगा कि वहाँ पर जीवन है कि नहीं मार्स में, ये पता लग जाएगा। लाइफ ऑन मार्स, मार्स में जीवन ऑफ ऑल द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे प्लैनेट मतलब जो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें बहुत सारे प्लैनेट है। मार्स इज़ द नियरेस्ट इन द लोकेशन एंड फिजिकल कंडीशन टू आवर अर्थ। हमारी जो अर्थ है उसके पास में फिजिकल कंडीशन मतलब उसके पास में है सबसे मार्स जो है वो सबसे पास में। सो द साइंटिस्ट बिहाइंड द वाइकिंग मिशन वर होपफुल ऑफ फाइंडिंग लाइफ ऑन मार्स। इसीलिए वो सोच रहे थे साइंटिस्ट कि वाइकिंग मिशन के थ्रू हमको उम्मीद है कि पता लग जाए कि मार्स में जीवन है। बट दे वर इन फॉर एंड डिसअपॉइंटेड। लेकिन वो तो डिसअपॉइंट हो गए ना भाई। द वाइकिंग मिशन फाउंड नो साइन ऑफ लाइफ ऑन मार्स। जो वाइकिंग मिशन हुआ था उससे ये पता लगा कि भाई वहाँ पर जीवन नहीं है। ठीक है, तो वो छोटकू से भाई साहब ने बचा लिया,
बजाय मिसचीव करी थी, लेकिन जो उनके पापा थे उन्होंने बचा लिया। और वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी ही नहीं शो करी जिससे किसी को ये पता लगे कि यहाँ पर जीवन है, हम अंदर रह रहे हैं, सरफेस पे नहीं रह सकते। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो काफ़ी लंबा था, लेकिन आपकी बुक का लास्ट चैप्टर भी मैंने कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।